प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपका जेईई मेंस सेशन 1 का पेपर हो गया है और आपको एडवांस की तैयारी में लगना है। आपकी एडवांस की तैयारी अच्छे से हो जाए, इसके लिए हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज बियॉन्ड लिमिट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। तो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं दिनेश खिचड़ सर आज डिस्कस करूंगा 2019 का पेपर विद कंप्लीट एनालिसिस। पेपर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज। हमसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए। तो देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ में हम सबसे पहले जो एसिडिक ग्रुप है उसके बेसिस पे कैटेगराइज कर लेते हैं कि एसिडिक ग्रुप कौन सा है। यहाँ पे अगर मैं एसिडिक ग्रुप की बात करूं तो देखो, इसमें भी COH एसिडिक ग्रुप है, इसमें भी COH एसिडिक ग्रुप है, इसमें भी COH एसिडिक ग्रुप है, और फोर्थ में भी एसिडिक ग्रुप कौन सा है? COH है। सब में भी, सभी में एसिडिक ग्रुप है वो सेम है। अब अगर एसिडिक ग्रुप सेम है तो हम अदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे मैं ग्रुप्स की बात करूं तो देखो, इससे ये जो ग्रुप लगा हुआ है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर मैं इस ग्रुप में जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है इसकी बात करूं तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और जो फोर्थ वाला है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। अब रही बात सेकंड और थर्ड को कंपेयर करने की, तो देखो, सेकंड और थर्ड में अगर हम बात करें तो यहां से ठीक है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर मैं आपको एक देखो नॉर्मल सा ऑर्डर बताता हूं, जैसे मान लो ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, और एक ये ले लेता मैं बेंजोइक एसिड। अगर इन दोनों में मैं कंपैरिजन की बात करता तो इन दोनों में सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH के कंपैरिजन में। बट अब इसी में अगर मैं यहाँ पे OMe ग्रुप लगा देता हूँ, OMe ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका प्लस M इफेक्ट होता है ना, OMe ग्रुप का प्लस M इफेक्ट है। तो ये क्या इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से ओवरऑल इसकी विड्रॉइंग नेचर कम हो जाएगी, और इसकी विड्रॉइंग नेचर कम होने की वजह से जो सेकंड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो ये आना चाहिए। अगर मैं आपको पीके वैल्यू के बेसिस पे बात करूं तो पीके वैल्यू कुछ इस प्रकार होती है। इसकी पीके वैल्यू होती है 1.89। ये मैं पीके वैल्यू लिख रहा हूं, है ना, 1.89 है इसकी पीके वैल्यू। अगर इसकी बात करें तो इसकी 4.3 पीके वैल्यू होती है, इसकी 4.5 होती है, और जैसा कि इसके बारे में आप जानते होंगे कि इसकी 4.87 ये पीके वैल्यूज होती है। अगर हम पीके वैल्यू के हिसाब से बात करें तो भी ये ऑर्डर सेम ऑर्डर आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो गया सेकंड। चलिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हर क्वेश्चन के बाद में उसका कंप्लीट एनालिसिस आपको बताएंगे, तो इसका एनालिसिस देखते हैं कि एनालिसिस किस टाइप से है। इसका एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो एसिडिक स्ट्रेंथ, जो हम जीओसी चैप्टर में पढ़ते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे सवाल आते ही रहते हैं। जो अनअटेम्प्टेड है वो 26.57 है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों ने अनअटेम्प्टेड छोड़ा नहीं है। बट इसमें आप देखोगे करेक्ट रिस्पॉन्स वो 35.6% है, और उसका रीज़न ये वाला था, ये जो सेकंड और थर्ड वाला है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अगर मैं इसमें बात करूं डिफ़िकल्टी लेवल की, तो डिफ़िकल्टी लेवल ये मॉडरेट में रखा है, और मॉडरेट में सिर्फ इसीलिए रखा है कि सेकंड और थर्ड वाला जो है वो कंफ्यूजिंग है। आइडियल टाइम 2 मिनट लगने वाली है, और कैलकुलेशन इसमें एज सच कोई इन्वॉल्व हुई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द ग्रीन कलर ऑफ
प्रोड्यूस इन द बोरेक्स बीड टेस्ट ऑफ क्रोमियम थर्ड सॉल्ट इज ड्यू टू। क्रोमियम थर्ड सॉल्ट है जो ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है बोरेक्स बीड टेस्ट में, उसमें कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, वो कंपाउंड हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं बोरेक्स बीड टेस्ट की बात करूं, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। फिर हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो जो H2O है ये वेपराइज हो जाता है और पीछे रहता है Na2B4O7। अगर हम इसको फर्दर हीट कर दें तो फर्दर हीट करने पे ये बनता है NaBO2 प्लस B2O3। NaBO2 को बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 है बोरिक एनहाइड्राइड। ये जो मटेरियल है ये ग्लासी मास होता है ना, जो मटेरियल बना है वो कैसा है, ग्लासी बीड बनता है। ये ग्लासी बीड बना है। अब इसको हम हीट करते हैं मेटल ऑक्साइड या मेटल सॉल्ट के साथ। जैसे मान लो क्रोमियम है तो Cr2O3 ले लेता हूं, क्रोमियम थर्ड हो जाएगा। इसको हम हीट करेंगे तो रिएक्ट करेगा इसमें B2O3 और ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो क्रोमियम यहाँ पे +3 में है, मेटल का बोरेट बनेगा, मेटल का बोरेट बनेगा तो ये बन जाएगा CrBO2। मेटाबोरेट BO2 माइनस होता है तो यहाँ होल थ्राइस हो जाएगा, रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो जाएगी। अगर आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और अगर आप बोरोन की बात करो तो 6 बोरोन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 हो जाएगा। ये बैलेंस रिएक्शन होगी। और इसके कलर की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कई बार सवाल आते रहते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर की बात करें तो वो कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। चलिए तो इसके एनालिसिस की बात करते हैं। इसका एनालिसिस कुछ इस प्रकार है। जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो बोरेक्स बी टेस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस का, अनअटेम्प्टेड 6.21%। करेक्ट रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो 61.52, अच्छा खासा इसमें करेक्ट रिस्पॉन्स है क्योंकि इजी सा सवाल है। रॉन्ग रिस्पॉन्स की बात करें वो 32.27% है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी कैटेगरी में आएगा, कैलकुलेशन एज सच कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कैलेमाइन, मैलेचाइट, मैग्नेटाइट एंड क्रायोलाइट रेस्पेक्टिवली आर। सिंपल से आपसे इनके ना फॉर्मूले पूछे कि किसका क्या फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेमाइन। कैलेमाइन का जो फॉर्मूला होता है वो जिंक का और होता है, और कैलेमाइन हो गया ZnCO3, ये कैलेमाइन होता है। इसके बाद सेकंड बात करते हैं हम मैलेचाइट। तो मैलेचाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuCO3.COOH होल ट्वाइस, कॉपर का और होता है ये CuCO3.COOH होल ट्वाइस होता है। थर्ड हमें दे रखा है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट तो आप सब लोग जानते ही हो कि आयरन का और होता है Fe3O4। और क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का तो नाम सुनते ही आपको याद आ रहा होगा कि ये एल्यूमिनियम का जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, एल्यूमिना का जो इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं उसमें यूज करते हैं क्रायोलाइट, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए। और इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। अगर हम इन चारों के हिसाब से देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये मेटलर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है और आसान सा सवाल है। देखिए इसका एनालिसिस देखते हैं। मेटलर्जी चैप्टर से हैं, अनअटेम्प्टेड 39.85% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 13.29% है। देखो आसान ही था बट करेक्ट रिस्पॉन्स आप देखोगे तो बहुत कम करेक्ट रिस्पॉन्स रहा है इसमें।
रॉन्ग रिस्पॉन्स की बात करें तो 46.85% है। अब करेक्ट रिस्पॉन्स कम है, इसलिए ये मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल में आया है और आइडियल टाइम 1 to 2 मिनट इसमें यूज होगा। कैलकुलेशन इसमें कोई यूज हुई नहीं है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ aqueous solution of sodium stearate which behave as a strong electrolyte is recorded at varying concentration C of sodium stearate. Which one of the following plots provide the correct representation of micelle formation in the solution? CMC दे रखा है critical micelle concentration। तो देखो सोडियम स्टायरेट जो होता है वो होता है C17H35COO ठीक है। ये एक सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, सॉप मॉलिक्यूल होता है, जिसमें एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट ये पार्ट यहीं तक है। एक पार्ट ये होता है जो हाइड्रोफोबिक होता है और ये वाला पार्ट होता है इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट। जब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर कंसंट्रेशन हो जाती है इसकी, तो इसमें माइसेल फॉर्मेशन होने लग जाता है, मतलब बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल एक साथ एग्रीगेट होके सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से जैसे हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये हेड है जो पोलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टेल नॉन पोलर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कंसंट्रेशन लो रहती है तो ये इस तरीके से ओरिएंटेड रहता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से दूर रहना चाहता है और हाइड्रोफिलिक वाटर के पास। बट जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे सरफेस पे इतने सारे मॉलिक्यूल एडजस्ट नहीं हो सकते, तो ये एक इस टाइप का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे एग्रीगेट होके, और इस मॉलिक्यूल को हम माइसेल बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ होगा। अब ये आराम से वाटर में डिजोल्व हो सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे होगा क्या, इससे ये होगा जैसे ही माइसेल बनेगा ना, ये जो एनायंस है ना, इन एनायंस का नंबर एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। चलिए तो हम फिर ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखो हमें दे रखा है लेमडा एम और अंडर रूट सी में बनाना है। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं तो इक्वेशन होती है लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका कंडक्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। ऐसे जैसे ही सीएमसी अचीव होगी, अचानक से जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा और ये जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन को हम कौन सी बोलेंगे, सीएमसी बोलेंगे। और ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है इसका रीजन क्या है, एनायंस डिक्रीज हो जाएंगे माइसेल बनने की वजह से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए तो इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो कंडक्टेंस हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और कोलाइडल सॉल्यूशन चैप्टर से भी यूज हुआ है जो माइसेल फॉर्मेशन वाला पोर्शन है। अनअटेम्प्टेड है 12.45%, करेक्ट रिस्पॉन्स है 30.86%, रॉन्ग रिस्पॉन्स है 56.69%, डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट, आइडियल टाइम 2 to 3 मिनट, और कैलकुलेशन कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज। देखो अगर हम सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस की बात करें, सुक्रोज होता है C12H22O11, ये है सुक्रोज। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं तो इसके हाइड्रोलिसिस से हमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, C6H12O6।
एक ग्लूकोज होता है और एक फ्रक्टोज होता है। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी होता है। जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और जो फ्रक्टोज होता है वो लेवो रोटेटरी होता है, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से हमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लेवो रोटेटरी फ्रक्टोज मिलता है। मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड पे चलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूटेमिक एसिड। देखो ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ग्लूकोज ये होता है CHOCH होल फॉर CH2OH और हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ब्रोमीन वाटर Br2H2O के साथ। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, बट एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। जो CHO है इसको कन्वर्ट कर देगा COOH में। CH ये यहाँ पे ना CHOH होल फॉर CH2OH और इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड है। इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है वो इनकरेक्ट हो गया। ग्लूटेमिक एसिड जो होता है वो HNO3 के ऑक्सीडेशन से मिलता है, जिसमें HNO3 CHO को भी ऑक्सीडाइज करता है और 1 डिग्री जो अल्कोहल है उसका भी ऑक्सीडेशन करता है, वो होता है ग्लूटेमिक एसिड। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। द 2 6-membered cyclic hemiacetal form of D plus glucose are called enantiomers। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो ग्लूकोज की जो साइक्लिक फॉर्म होती है, ये साइक्लिक फॉर्म होती है, 2 साइक्लिक फॉर्म की में ये रहता है ग्लूकोज CH2OH, फिर ये अल्टरनेट चलता है। पहला तो ये ध्यान रखो कि ये CH2OH आपको ऊपर की तरफ लगाना है, इसके बाद में अल्टरनेट चलो, ये OH अगर अबाउ आया है तो आप बिलो लगा दो OH, अब OH ऊपर H फिर OH और ये लास्ट में ध्यान रखना है ये एनोमेरिक कार्बन है, यहां से इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होगा। अगर यहां OH में नीचे की तरफ लगा देता हूं तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। कौन सा हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं और सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, बस जो एनोमेरिक कार्बन है उस पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। CH2OH OH। अगर यहां OH ये ऊपर की तरफ लगा देते हैं तो ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज और ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स है। ये जो कार्बन है ये कार्बन C2 कार्बन है जो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन होता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन है जिसपे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है और सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड्स कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ है वो भी क्या हो गया? करेक्ट। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो बायोमोलिक्यूल का यूज हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखोगे तो ग्लूकोज पे बहुत सारे जेई एडवांस ने सवाल पूछ रखे हैं। इस टाइप से भी पूछ रखे हैं कि आपको ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर दे दी, जैसे डी ग्लूकोज दे दिया, एल ग्लूकोज पूछ लिया और ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इसमें याद रखना है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं ना। तो इस टाइप से कई सवाल पूछे हैं बायोमोलिक्यूल में ग्लूकोज से, है ना। अनअटेम्प्टेड रहा है 39.21%, करेक्ट रिस्पॉन्स 11.67%, जो रॉन्ग रिस्पॉन्स है वो 33.03% रहा है। डिफिकल्टी लेवल इजी लेवल है। टाइम जो लगेगा वो 1 to 2 मिनट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड URMS एंड एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी E एवरेज ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस एट इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शंस पे चलने से सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि जो URMS होता है वो होता है √3RT बाई कैपिटल M, और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 KT, जहां पे K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। चलिए आप ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है URMS इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। अगर हम टेम्परेचर को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो जो URMS है वो डबल हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। एवरेज काइनेटिक इज एनर्जी इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। अगर टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स नहीं। इसका मतलब ये गलत हो गया। थर्ड पे चलते। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये बहुत ही सही है, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी वाला जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी में मॉलिक्यूलर मास कहीं पे यूज हो ही नहीं रहा है। फोर्थ देखते हैं। URMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो URMS है वो मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो करेक्ट आंसर है वो 1, 3 एंड 4 है। गैसियस स्टेट से है, आसान सा सवाल है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर से हैं। अनअटेम्प्टेड 46.59%, करेक्ट रिस्पॉन्स 7.4%। आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि यार इतना आसान सवाल जो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है और उसमें करेक्ट रिस्पॉन्स बहुत कम है। रॉन्ग रिस्पॉन्स 19.26%, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से कि देखो करेक्ट रिस्पॉन्स बहुत कम रहा है इसमें, इसलिए इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा है, नहीं तो इजी कैटेगरी में भी जा सकता है ये। और इसमें जो आइडियल टाइम लग रहा है मैक्सिमम 3 मिनट का आइडियल टाइम इसमें होना चाहिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है ए टिन क्लोराइड Q अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन बैलेंस नहीं है। QCl- के साथ रिएक्ट करके X बना रहा है, जो Q है वो Me3N के साथ Y बना रहा है, QCuCl2 के साथ Z+CuCl बना रहा है। X इज ए मोनोएनाइन हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री। X की हमें जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल ज्योमेट्री दे रखी है। ध्यान रखना पिरामिडल ज्योमेट्री कब बनती है, जब स्टेरिक नंबर जो है वो 3+1 हो, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। बोथ Y एंड Z आर न्यूट्रल कंपाउंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन ZH+2। तो देखो पहले तो हमें रिएक्शंस देखनी होगी। ये जो Q है वो टिन का कोई कंपाउंड है, Cl- के साथ रिएक्ट करके पिरामिडल ज्योमेट्री बन रही है। इसका मतलब देखो ये फिर ये हो सकता है SnCl2 की रिएक्शन करवाओ Cl- के साथ, क्या बनेगा SnCl3-, और इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होती भी है। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री ये हो जाएगी, देखो Sn, ये 3 क्लोरीन हो गए और Sn पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है एक इसके पास लॉन पेयर भी हो गया, Sn के पास पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। सेकंड देखते हैं Q, मतलब SnCl2 की रिएक्शन Me3N के साथ करवा रहा है। देखो SnCl2 जो है Sn के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये एज ए लेविस एसिड बिहेव कर सकता है और Me3N वो एज ए लेविस बेस।
दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और सिंपल मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा SnCl2, एडक टाइप में बन जाएगा। ठीक है बात, और न्यूट्रल भी है। थर्ड हमें दे रखा है Q प्लस CuCl2, ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये हमने सेकंड रिएक्शन लिख लिया है ना, और मैं थर्ड रिएक्शन को यहां लिख रहा हूं SnCl2 की रिएक्शन अगर मैं करवाऊं CuCl2 के साथ, तो हमें पता है कि SnCl2 एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, खुद ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है SnCl4 में और कॉपर को रिड्यूस कर देगा +1 में CuCl में। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन जेड इज +2। जेड तो फिर ये हो गया, ये कंपाउंड कौन सा बना है अपना, जेड कंपाउंड बन गया। और जेड में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो Sn की ऑक्सीडेशन +4 है ना कि +2, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। द सेंट्रल एटम इज X इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये X कंपाउंड है और इसमें Sn जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है द सेंट्रल एटम इन जेड हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जेड में हमें पता है कि Sn 14th ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। ऑप्शन फोर्थ की बात करते हैं। देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन वाई, जो वाई कंपाउंड बना है वो ये बना है वाई कंपाउंड, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें दिख रहा है, इसका मतलब इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड एंड फोर्थ है। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस प्रकार है। कॉन्सेप्ट यूज्ड पी ब्लॉक का है, अनअटेम्प्टेड 20.7% है, करेक्ट रिस्पॉन्स जो दे रखा है वो 11.88% है, जो रॉन्ग रिस्पॉन्स दे रखा है वो 54.24% है। डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट में आ जाएगा। आइडियल टाइम 3 मिनट, या फिर अगर हमें थोड़ा बहुत सोचने का टाइम लग जाए, मतलब कि इसमें कौन सा होना चाहिए एक्स, तो 3 to 4 मिनट मैक्सिमम। और कैलकुलेशन इन्वॉल्व एज सच है नहीं, इजी सी कैलकुलेशन है, लोन पेयर वगैरह हमें काउंट करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2 प्रोड्यूस ए सॉल्ट W, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन यील्ड अनदर सॉल्ट ऑफ X। इस लाइन को पढ़ते ही आपको याद आया होगा कि ये तो KMnO4 की जो फॉर्मेशन होती है सीधी सीधी वही बात कर रखी है। जैसे इसमें मैं बात करूं MnO2 है, इसको उसका फ्यूजन KOH के साथ करवा रहे हैं O2 की प्रेजेंस में, तो W सॉल्ट बन रहा है। ये हम जानते हैं W सॉल्ट कौन सा बनता है, ये बनता है K2MnO4 बनता है। फिर आगे दे रखा है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन यील्ड अनदर सॉल्ट X, और X हमें पता है क्या बनने वाला है, KMnO4। The manganese containing ions present in W and X respectively are Y and Z. Correct statement is R. जैसे इसमें हमें दे रखा है both Y and Z are colored and have tetrahedral shape. In aqueous acidic solution, Y undergoes disproportionation reaction to give Z and MnO2. Y is diamagnetic in nature while Z is paramagnetic. In both Y and Z, pi bonding occurs between p orbitals of oxygen and d orbitals of manganese. तो मैं पहले आपको इसकी रिएक्शंस बताता हूँ और जो एनाइंस है उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद में वापस ऑप्शंस पे आते हैं। देखो MnO2 जो है उसकी रिएक्शन करवाते हैं KOH O2 की प्रेजेंस में, तो इसमें जो बनता है वो बनता है K2MnO4 प्लस साथ में क्या बन जाएगा H2O, और यहाँ पे जो Mn होता है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है बात। इसके बाद में ये जो बना है
K2MnO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन का हम क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। अब सुनना बात को, इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे तो जाएगा MnO4 2- जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे आपको पता है K+ ना जाके कौन जाएगा, H2O कैथोड पे जाएगा। MnO4 2- एनोड पे जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4- MnO4- में। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, आप जानते हो +7 है, और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो गया। H2O का हमें पता है कि रिडक्शन होगा, और H2O का रिडक्शन होगा तो बनेगा OH- और H2। OH को तो मैं KOH लिख देता हूं, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। अच्छा, एक पॉइंट हमें यह भी दे रखा है कि जो MnO4 2- मतलब K2MnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होता है। तो मैं आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बता देता हूं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी देख लेते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन में ये जो MnO4 2- है, इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, +6 में। डिस्प्रपोर्शनेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी भी और ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी भी। मतलब यहां पे Mn जो 6 में है, बढ़ के तो किस में चला जाएगा, Mn की मैक्सिमम जो होती है वो कितनी होती है, 7, और डिक्रीज होके किस में चला जाएगा, MnO2 में चला जाएगा, प्लस साथ में हम लिख देंगे H2O। ये इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात भी कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं MnO4 2- की बात करूं, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो MnO4 2- में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल हो जाती है, या हम बोले कि बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये अचीव करना मुश्किल काम है। तो इसमें आयनिक बॉन्ड तो नहीं होता है, या आप ये बोलो कि आयनिक बॉन्ड माने भी तो Mn+6 के ना पोलराइजिंग पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसमें मेनली कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएंगे, तो हम कोवलेंट बॉन्डिंग मान के इसकी अब बॉन्डिंग देखते हैं। अब अगर मैं Mn की बात करूं तो Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d5 4s2 4p0 होता है। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट, बॉन्डिंग में एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है, तो मैं एक्साइटेड स्टेट में अगर बात करूं, ये तो 3d लिख दिया है ना, ये तो 3d हो गया, ये इसका 4s हो गया, और ये हो गया 4p। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में ये यहां चला जाएगा। अब यहां बॉन्डिंग की बात आती है, तो बॉन्डिंग में हमें सिग्मा बॉन्ड बनाना है। सिग्मा बॉन्ड हम उन ऑर्बिटल्स को प्रीफर करते हैं जो लो एनर्जी के होते हैं, और यहां लो एनर्जी की बात करूं तो 3d वाले लो एनर्जी में है। तो यहां पे जो 4 ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, वो सिग्मा बॉन्ड ये बनेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ ये बनाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ ये सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड ये, 2 ऑक्सीजन तो एक एक बॉन्ड बना रहा है, उस पे तो नेगेटिव चार्ज है, और जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड ये बन जाएंगे, एक पाई बॉन्ड ये बन गया और एक पाई बॉन्ड ये बन गया। ये दो कौन से बॉन्ड बन गए, पाई बॉन्ड बन गए। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर देखो इस टाइप से बात कर लेते हैं, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ये रहती है। अगर मैं यहां Mn के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो Mn का हाइब्रिडाइजेशन होता है D3S होता है, और इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री,
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है इसकी, ठीक है। मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड जो बनता है Mn का तो 3D यूज हो रहा है और ऑक्सीजन का इसमें 2p यूज होगा, तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है इसमें वो पाई बॉन्ड बनेगा 2p पाई ऑक्सीजन का और 3D पाई किसका, Mn का। तो p पाई d पाई इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है। अगर मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए MnO4 2- जो है वो पैरामैग्नेटिक हो गया। कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। वहीं पे अगर मैं बात करूं MnO4- की, बात करते हैं हम MnO4- के बारे में। तो MnO4- की बॉन्डिंग में क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे ये 4 तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और 2 पाई बॉन्ड, सॉरी 3 पाई बॉन्ड बनने। भाई इसकी ज्योमेट्री तो ये रहेगी ना, Mn डबल बॉन्ड हो, एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो टोटल हमें 7 बॉन्ड फॉर्म करने। और अगर मैं 7 बॉन्ड फॉर्म करूंगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। मतलब सिग्मा बॉन्ड तो यही बनेंगे, ये चारों सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड ये बने हुए हैं और एक इस ऑक्सीजन के साथ ना ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। भाई एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है ना, वो पाई बॉन्ड इस ये जो है ना इसका p 4p वाला इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के साथ एक के साथ क्या करेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन अगर इसमें बात करें तो इसमें भी वही रह जाएगा D3S, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो D और S मिलके ही बना रहे हैं, तो D3S। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो सेम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से पेयर्ड हो गए हैं। इसका मतलब ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ये डायमैग्नेटिक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब वापस इसके ऑप्शंस पे चल के देखते हैं कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। चलिए, पहला आपको दे रखा है बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, Y क्या है, देखो WK2MnO4 है और जो X बना है वो X कौन सा बना है, KMnO4। क्लियर बात। इसका मतलब जो Y हुआ वो Y तो हुआ MnO4 2- और जो Z है वो Z कौन सा हो गया, MnO4- हो गया Z। हमें पता है कि जो MnO4 2- मतलब K2MnO4 होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये कैसा है, ग्रीन कलर का है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा कलर होता है, पर्पल कलर का होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो तो करेक्ट ऑप्शन हो गया, बोथ Y एंड Z आर कलर्ड एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप। सेकंड की बात कर लेते हैं। इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन Y अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन टू गिव Z एंड MnO2। ये बात बिल्कुल ठीक है। Z यहां पे क्या बन रहा है, Z यहां पे बन रहा है KMnO4, जो हम अभी बात कर चुके हैं। Z क्या बनता है, KMnO4 प्लस MnO2 मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन भी इसमें सही है। थर्ड पे बात करते हैं। Y इज डायमैग्नेटिक इन नेचर वाइल Z इज पैरामैग्नेटिक। Y जो है वो डायमैग्नेटिक है और Z पैरामैग्नेटिक है। देखिए अभी हमने बात की है Y जो बना था वो ये बना है, वो पैरामैग्नेटिक है, और Z है वो MnO4- बना है, ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि Y पैरामैग्नेटिक है और Z डायमैग्नेटिक है, ये उल्टा दे दिया हमें। फोर्थ है, इन बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज। ये बात इसमें करेक्ट है। तो थोड़ा सा बड़ा तो है बट कॉन्सेप्ट हम पढ़ के चलते हैं।
क्योंकि डी ऑर्बिटल में खास करके जो आता है वो Mn मतलब KMnO4 की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी और K2Cr2O7, ये दो ही मेजरली कॉन्सेप्ट हमें डी में पढ़ने होते हैं, जिसमें से एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें दे दिया है हमें। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। डी ब्लॉक एलिमेंट से ये कॉन्सेप्ट जो यूज किया हुआ है इसमें अनअटेम्प्टेड है वो 10.36% है। करेक्ट रिस्पॉन्स 31.49 है। देखो करेक्ट रिस्पॉन्स इसमें आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं। इसका रीजन यही है कि डी ब्लॉक में ये दो मेजरली कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से तैयार कर लेते हैं हम। जो रॉन्ग रिस्पॉन्स है वो 22.05% है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है। कैलकुलेशन ऐसे जिसमें कोई इन्वॉल्व हो नहीं रही है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखी है, चूज द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर विच द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसा कि पिछला सवाल बड़ा लेंथी सा था, ये बड़ा आसान सा आ गया, तो वो बैलेंस हो गई बात। अगर मैं इसमें बात करूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपाउंड का 1 मोल फॉर्म करना है, उसके जो एलिमेंट्स है उनकी स्टैंडर्ड स्टेट से, उसमें जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। खास बात क्या है, दो चीज़ों का इसमें हमें खास ध्यान रखना है। जैसे पहला तो ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका 1 मोल फॉर्म होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा मोल फॉर्म हो रहा है या कम मोल फॉर्म हो रहा है तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगी। दूसरी चीज़, जो फॉर्मेशन में जो रिएक्टेंट है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट से होने चाहिए, है ना। बस इन दो बातों का ध्यान रखना है। चलिए फर्स्ट देखते हैं। SO2 फॉर्म हो रहा है, SO2 का 1 मोल फॉर्म हो रहा है। सल्फर S8 इसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, ऑक्सीजन की O2 है, मतलब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो SO2 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है। अगर सेकंड ऑप्शन में बात करूं तो H2O के 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब देखो इधर ध्यान दो, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है डेल H0 रिएक्शन की बात करूं, ये इक्वल टू होगा 2 इंटू डेल H0 फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड के बराबर होगा। बात समझ रहे हो ना। इसके 2 मोल फॉर्म हो रहे हैं इसलिए ये डबल हो गया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। C2H6 का 1 मोल फॉर्म हो रहा है, H2 गैसियस, कार्बन गैसियस। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, बोलो फटाफट। कार्बन की ऑक्सीजन जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, ग्रेफाइट, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन O3 का 1 मोल फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है, O2 गैसियस, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। आसान सा सवाल है। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। इसका एनालिसिस कुछ इस टाइप से है, थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर से है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट है, अनअटेम्प्टेड 19.33 है, करेक्ट रिस्पॉन्स 29.52% है, जो रॉन्ग रिस्पॉन्स है वो 29.53% है, डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल इजी है, टाइम 1 से 2 मिनट मैक्सिमम लगेगी, यहाँ से आप अच्छा टाइम सेव कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखी है, इन द डीके सीक्वेंस एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है जिसमें बोला है X1, X2, X3 एंड X4 आर पार्टिकल्स रेडिएशन इमिटेड। न्यूक्लियर रिएक्शन में जैसा आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल, बीटा, पॉजिट्रॉन वगैरह इमिट हो रहे हैं, रेडिएशन में गामा रेडिएशन इमिट होती है बाय द रेस्पेक्टिव आइसोटॉप्स, द करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए रिएक्शन हमें दे रखी है कि 92U238 ये कन्वर्ट हो रहा है 90TH234। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर तभी चेंज होता है जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज होता है। अगर बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। और अगर पॉजिट्रॉन इमिट होता है तो मास यूनिट में कोई चेंज नहीं आता है और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है। ये हम जानते हैं, जिसको हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मास नंबर में 4 यूनिट का चेंज है और एटॉमिक नंबर में जो चेंज है
वो 2 यूनिट का है। इसका मतलब यहाँ जो इमिट हो रहा है वो कौन हो रहा है, अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो x1 है वो कौन है, अल्फा पार्टिकल है। ठीक, आगे चलते हैं। ये जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 91 Pa234। मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा पार्टिकल है, बीटा, या इसको बीटा माइनस बोल सकते हैं। तो जो X2 पार्टिकल है वो कौन सा है, बीटा माइनस पार्टिकल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कन्वर्ट हो रहा है Z234 में। ओके, नेक्स्ट ये जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 90TH230 में। यहां से हम देख के बोल सकते हैं कि देखो यहां अगर मैं देखूं तो जो मास नंबर है वो 4 यूनिट से डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब यहां अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ होगा। तो अगर मैं X4 की बात करूं तो X4 क्या हो गया, यहां पे फिर से अल्फा पार्टिकल हो गया। अब X3 देखते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है यहां पे तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज होना चाहिए, और 2 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर फिर होना चाहिए क्या, 92। अब अगर मैं इन दोनों में चेक करूं तो इसमें मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब यहां पे किसका इमिशन हुआ है, बीटा पार्टिकल का इमिशन हुआ है। तो X3 भी क्या हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया। अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस 2He4, और इसमें चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। आइए ऑप्शंस देखते। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है कि X3 इज गामा रेज। ये तो गलत बात होगी क्योंकि X3 क्या है, बीटा पार्टिकल है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। Z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। Z ये दे रखा है, एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है। इसका मतलब यूरेनियम का आइसोटोप है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, X1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। X1 क्या है, अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसका मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है X2 इज बीटा माइनस पार्टिकल। X2 बीटा माइनस है, ये भी ठीक है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2, 3 एंड 4 है। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से है। इसमें अनअटेम्प्टेड 8.06% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 24.59% है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 24.27% है, डिफिकल्टी लेवल इजी है, और जो टाइम लगेगा वो 2 to 3 मिनट का टाइम लगेगा। आसान सा सवाल न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दे रखा है हमें, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस, जिसमें हमें रिएक्शन दे रखी है C6H10O। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो अगर मैं इसमें बात करूं C6H10O, यहां पे हम DU निकाल के देखते हैं, और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसकी रिएक्शन MEmgBr के साथ करवा रहे हैं, उससे क्यों बन रहा है, Q की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl से करवाने पे S बन रहा है, मतलब ये एडिशन रिएक्शन हो सकती है। Q की रिएक्शन 20% H3PO4 360 केल्विन टेम्परेचर के साथ करवा रहे हैं, R बन रहा है। ये एलिमिनेशन का प्रोडक्ट हो सकता है R वाला। और इसके बाद में HBr बेंजोइल प्रोक्साइड, ये एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है, H2Ni में रिडक्शन, और ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। अब देखो हमें कोई खास हिंट नहीं मिल रहा है कि ये जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो कौन सा है। इसके लिए हम फिर एक नजर ना ऑप्शंस पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शंस में देखो 6 मेंबर रिंग बन रही है। अगर 6 मेंबर रिंग बन रही है, इसका मतलब एक तो इसमें रिंग होनी चाहिए, तो एक DU तो रिंग के अंदर आ जाएगा। और MEmgBr रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन वाला ग्रुप होना चाहिए, तभी MEmgBr इसके साथ रिएक्ट करेगा। रिंग जो है वो 6 मेंबर है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको साइक्लोहेक्सेनोन से, क्योंकि 6 कार्बन दे रखे हैं,
रिंग है 6 मेंबर, इसका मतलब ये साइक्लोहेक्सेनोन ही हो सकता है। तो आइए रिएक्शन देखते हैं। ये साइक्लोहेक्सेनोन ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं MEmgBr के साथ। ये तो फर्स्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप में H2O दे रखा है। तो ये Me इस पे देखो ऐड हो जाएगा और अल्कोहल बनेगा। ये मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया और ये OH आ गया। ये तो अपना जो कंपाउंड है वो कौन सा बन गया? Q कंपाउंड बन गया। अब क्योंकि आप रिएक्शन देखोगे, एक तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ करवा रहे हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl के साथ करवाऊं तो OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? Cl से। ये जो कंपाउंड है वो S बन गया मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि रिएक्शन 20% H3PO4 360 केल्विन पे करवा रहे हैं, ये S बन गया है। इसकी रिएक्शन H3O प्लस H3PO4 और डेल के साथ करवा रहे हैं। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी डिहाइड्रेशन, और इसमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इस प्रोडक्ट को R प्रोडक्ट बोला है, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब R की जो रिएक्शन है वो करवा रहे हैं HBr बेंजोइल प्रोक्साइड के साथ। HBr बेंजोइल प्रोक्साइड एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है, जिसको हम खरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो Br जुड़ेगा वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ये जो प्रोडक्ट है ये U प्रोडक्ट बना है। इसकी जो रिएक्शन है वो करवा रहे हैं H2Ni के साथ। अगर H2Ni के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये रिडक्शन होगा और डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद में Br2H के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी। ये Br2H, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पे क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा, ये T प्रोडक्ट बन गया। तो आइए ऑप्शन से मैच करवाते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है S हमें ये दे रखा है और T हमें ये दे रखा है। S और T ये मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन U और S, U और S देखिएगा, U देखो Br और CH3 वाले कार्बन पे नहीं है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन U ये करेक्ट है और T देखिएगा, T भी करेक्ट दे रखा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। फोर्थ ऑप्शन U तो यही है और S चेक करो, देखें S भी मैच हो रहा है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो गए वो थर्ड एंड फोर्थ हो गए। और ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड साइक्लोहेक्सेनोन भी कंफर्म हो गया। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, एल्किन और एल्कोहल। एल्कोहल तो जैसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और एल्किन है उसमें दो रिएक्शंस हमने मेजरली, तीन रिएक्शंस हमने मेजरली देखी है। एक एंटी मार्कोनिको एडिशन देखा है, इसके अलावा हमने रिडक्शन देखा है, और एक हमने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जिससे भी एल्किन बनता है। ये सारी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए। अनअटेम्प्टेड 12.38%, करेक्ट रिस्पॉन्स है 12.32%, रॉन्ग रिस्पॉन्स है 34.10%, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, इसमें जो टाइम लगेगा वो 3 मिनट का टाइम लग सकता है। कैलकुलेशन इसमें कोई यूज हो नहीं रही है। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमें दे रखा है ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स a set of 4 molecules. Identify the options where all molecules possess permanent dipole moment at room temperature. ये इनऑर्गेनिक से हैं, केमिकल बॉन्डिंग से है। जैसे फर्स्ट में देखते हैं, हमें वो बताने हैं जिसमें सारे
कंपाउंड्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो BF3 आप अच्छे से जानते हो कि प्लेनर ज्योमेट्री होती है और इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जो आता है वो कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इसमें गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन अगर हम चेक करें तो सेकंड में देखो SO2 दे रखा है। SO2 की जो स्ट्रक्चर है वो ये होती है और इसमें अगर म्यू नेट की बात करूं तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर C6H5Cl की बात करें तो C6H5Cl ये हो गया और इसमें म्यू नेट की बात करें तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट देखते हैं H2SE। H2SE की स्ट्रक्चर ये होगी बेंड सेफ जो होती है। इसमें भी अगर मैं म्यू नेट की बात करूं तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। BrF5 की बात करें तो BrF5 की ज्योमेट्री ये होती है स्क्वायर पिरामिडल। ये एक यहां लॉन पेयर आ जाता है और यहां फ्लोरीन है। ये स्क्वायर वाले फ्लोरीन तो एक दूसरे का डाइपोल कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट ये लॉन पेयर और ये फ्लोरीन कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, इसलिए म्यू नेट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। सारे के सारे मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल है। थर्ड ऑप्शन में बात करते हैं NO2। NO2 आप जानते हो V सेफ होती है, ये NO2 की स्ट्रक्चर होती है और इसमें म्यू नेट 0 नहीं होता है, पोलर होता है। नेक्स्ट NH3। NH3 पिरामिडल स्ट्रक्चर में होता है और इसमें भी म्यू नेट 0 नहीं होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। नेक्स्ट POCl3। POCl3 इसमें भी म्यू नेट है वो 0 नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड अलग टाइप का है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट CH3Cl की बात करें तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है, सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है, इसलिए म्यू नेट 0 नहीं होगा। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल है। नेक्स्ट की बात करें, आपको पता है BeCl2 जो है वो लीनियर होता है और इसमें म्यू नेट 0 होता है, नॉन पोलर होता है। इसके बाद में अगला CO2 दे रखा है, CO2 भी लीनियर होता है, आपको पता है म्यू नेट इसमें भी कितना होता है, 0 होता है। BCl3 जैसे BF3 है उसी की तरह म्यू नेट 0 होगा। हाँ, इसमें म्यू नेट 0 नहीं है, बट सारे के सारे मॉलिक्यूल नहीं है जिनमें म्यू नेट 0 हो, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो सेकंड और थर्ड हो जाएगा। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। इसका एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट जो टॉपिक है उससे ये सवाल है। अनअटेम्प्टेड है 30.16%, करेक्ट रिस्पॉन्स है 35.33%, रॉन्ग रिस्पॉन्स है 21.02%, डिफिकल्टी लेवल इजी है और टाइम 2 to 3 मिनट सफिशिएंट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखी है, अमोंग B2H6, B3N3H6, N2O, N2O4, H2S2O3 and H2S2O8, the total number of molecules containing covalent bond between two atoms of the same kind is। तो ये तो हमें इनकी स्ट्रक्चर से पता चलेगा। B2H6 डाइबोरेन की स्ट्रक्चर आप जानते हो, जिसमें बनाना बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। इसमें कोई भी 2 एक जैसे एटम आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ये B2H6 की स्ट्रक्चर होती है जिसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, ये ठीक। इसके बाद में अगर बात करें B3N3H6, ये हो गया B2H6। फिर बात करते हैं B3
N3H6 जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं हम। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है बोरॉन, नाइट्रोजन, फिर बोरॉन, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा। सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है इस टाइप से। इसमें भी कोई भी दो सिमिलर एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं N2O। N2O की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनती है। अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हम तो ये नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पे, दोनों स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो एक तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट N2O4। N2O4 की जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। मतलब बेसिकली ये डाइमर होता है NO2 का। NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, तो वो डाइमर फॉर्म करता है N2O4, और इसमें भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। H2S2O3, H2S2O3 थायोसल्फेट। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है S, एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है, डबल बॉन्ड O, OH, इसमें भी सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड है, दो सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है। H2S2O8 मार्शल एसिड, प्रोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रक्चर होती है, इसमें प्रोक्सी लिंकेज होता है। ये देखो, ये प्रोक्साइड लिंकेज आ गया, जिसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसमें भी दो सिमिलर एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए फिर 4। तो ये केमिकल बॉन्डिंग से है, जिसमें हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ी है, जिसके बेसिस पे हमें ये बताना है कि किन मॉलिक्यूल्स में सिमिलर एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। कॉन्सेप्ट यूज्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, अनअटेम्प्टेड 7.78% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 32.11% है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 60.11% है, डिफिकल्टी लेवल इजी है, आइडियल टाइम 1 to 2 मिनट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखी है, एट 143 केल्विन द रिएक्शन ऑफ XeF4 with O2F2 produce a xenon compound Y, the total number of lone pairs of electrons present on the whole molecule is Y is। अब देखो, यहां पे थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होके ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देते हैं, और ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर कितने हैं, ये चीज पूछी है आपसे। देखिए, जैसे XeF4 की अगर मैं रिएक्शन करवाऊं O2F2 के साथ, तो हम जानते हैं ये XeF6 बनाने की प्रोसेस है, प्लस साथ में O2 बनता है। XeF6 जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसकी ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट होती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। इसका जो स्टेरिक नंबर बनता है वो 6+1 होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है Xe, और ये एक जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर यहां दिखा देते हैं। अगर इसमें मैं नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करूं तो एक लोन पेयर जेनोन के पास है, हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो 6 फ्लोरीन हो गए
इसका मतलब 18 लोन पेयर वो हो गए और एक लोन पेयर जेनॉन के पास है 19। इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए? 19 आंसर होना चाहिए। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। तो इसका एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूज हुआ है, नोबल गैस से है, 18th ग्रुप से है, अनअटेम्प्टेड 9.19% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 8.51% है, रॉन्ग रिस्पॉन्स 82.30% है, डिफिकल्टी लेवल इजी है, आसान सा सवाल है, फिर भी देखो रॉन्ग रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं इसमें। और उसका रीज़न मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ बच्चों ने ना लॉन पेयर की बजाय इलेक्ट्रॉन बता दिए तो वो डबल हो गए। आइडियल टाइम 1 to 2 मिनट, 2 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दे रखी है, स्कीम 1 and 2 डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P2Q and R2S respectively. Scheme 3 describe the synthesis of T from Q and S. The total number of bromine atom in a molecule T is. तो देखिए, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में एनिलीन की रिएक्शन Br2 एक्सेस के साथ करवा रहे हैं हम। एनिलीन दे रखा है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 एक्सेस और H2O पोलर सॉल्वेंट भी दे रखा है। इस केस में एनिलीन की तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उस पे ब्रोमिनेशन हो जाता है क्योंकि NH2 एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन NaNO2 HCl 273 केल्विन, NaNO2 HCl 273 केल्विन डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। एनिलीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट हमें दे रखा है CuCN KCN। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं CuCN ऑब्लिक KCN तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और N2 पॉजिटिव की जगह क्या जुड़ जाएगा? Cn जुड़ जाएगा। इसके बाद में आप देखो तो हाइड्रोलिसिस दे रखा है H3O प्लस और डेल। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं H3O प्लस और डेल के साथ तो जो Cn है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और Cn का हाइड्रोलिसिस होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें रिएक्शन दे रखी है SOCl2 और पाइरिडिन। SOCl2 और पाइरिडिन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो COOH ग्रुप है वो COCl में। ये तो बन गया Q, ये बन गया हमारा Q। नेक्स्ट बात करते हैं R बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ करवा रहे। ये P था, इससे Q बना है। R बेंजीन दे रखा है और इसकी रिएक्शन ओलियम के साथ करवा रहे हैं। सल्फोनेशन होता है क्या? ये कन्वर्ट हो गया SO3H में। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH डेल और सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव एसिडिफाई कर रहे हैं तो SO3H जो है इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। हमने यहां तक करवा दी है। फिर Br2CS2 273 इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं Br2CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, एक ही बार ब्रोमिनेशन करवाना है। और देखिए मेजर प्रोडक्ट की बात की है तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। और तो पैरा डायरेक्टिव होता है और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ये जो बना है S बन गया। ठीक, नेक्स्ट बोला है S की रिएक्शन NaOH से करवानी है।
एस जो दिया है हमें, ये एस बना है OH और Br, इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं NaOH के साथ, तो ये O माइनस एसिड बेस रिएक्शन होगी। और नेक्स्ट इसकी रिएक्शन Q के साथ करवानी है। Q हमारे पास ये बना था C डबल बॉन्ड O Cl SN2TH रिएक्शन होगी, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा Br O C डबल बॉन्ड O, और इस रिंग पे 3 Br जुड़े हुए हैं। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, कौन सा? टी। चलो वापिस सवाल पे आते हैं। हमसे पूछा है द नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम इन मॉलिक्यूल टी इज, मॉलिक्यूल टी में जो टोटल ब्रोमीन एटम है वो कितने हैं? 4 एटम है। इसका आंसर कितना आ गया? 4 आंसर आ गया। क्लियर है बात? चलिए तो इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो मिक्स्ड है फिनॉल और एन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब एनिलीन। अनअटेम्प्टेड 28.14%, करेक्ट रिस्पॉन्स 69.43%, रॉन्ग रिस्पॉन्स 2.43%। रॉन्ग रिस्पॉन्स इसमें कम है, लेवल अच्छा लेवल है इसका, डिफिकल्ट में आएगा, टाइम 3 to 4 मिनट लगेगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है ऑन डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज फ्रॉम 650 mmHg to 640 mmHg. The depression of freezing point of benzene in Kelvin upon addition of the solute is. तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हमें ये दे रखा है कि 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल और नॉन आयोनिक है। इसका मतलब वन टू फैक्टर हमें 1 लेके चलना है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, आई हमें कितना लेना है? 1 लेके चलना है। ठीक है, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, सॉल्वेंट का मास 39 ग्राम दे रखा है। इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम 650 टू 640, मतलब पी नोट है वो 650 दे रखा है और PS दे रखा है 640। ठीक है बात? यहां से आप सॉल्यूट के मोल निकाल सकते हो। हमें ये पता है कि देखो P नोट माइनस PS डिवाइड बाई P नोट RLVP इक्वल टू होता है X सॉल्यूट। मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं N सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, P नोट माइनस PS हो गया 10 डिवाइड बाई 650 इक्वल टू N सॉल्यूट डिवाइड बाई N सॉल्यूट प्लस ये देर का हमें 39 ग्राम का मतलब हो गया 0.5 मोल, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 78 है। यहां से अगर हम N सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं तो N सॉल्यूट आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 64। क्लियर है बात? तो हमारे पास सॉल्यूट का मास आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF। डेल TF हम जानते हैं कि डेल TF इक्वल टू आई तो 1 है तो KF इंटू मोलेलिटी। KF हमें दे रखा है 5.12 इंटू मोलेलिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5 डिवाइड बाई 64 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट 39 इंटू 10⁻³ और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.02 केल्विन। इसका आंसर हो गया
1.02 सॉल्यूशन से सवाल है। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से दे रखा है। लिक्विड सॉल्यूशन से सवाल है, अनअटेम्प्टेड 20.09% है, करेक्ट रिस्पॉन्स 24.37% है, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 55.54% है, डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है, 3 मिनट इसमें लग सकती है, कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट हमें दे रखा है, कंसीडर द काइनेटिक डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन ए बी सी गोज टू प्रोडक्ट। हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं और मैं रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन के हिसाब से रेट दे रखी है, मतलब ये केमिकल काइनेटिक्स है। तो देखिए पहले तो हम रिएक्शन की ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं अलग अलग स्पीसीज के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं पहला और दूसरा डेटा लेता हूं, है ना, इससे बात करता हूं। ठीक, इसमें देखो ए की कंसंट्रेशन सेम रखी है, सी की कंसंट्रेशन सेम रखी है, बी को मैंने डबल किया, रेट में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो रेट है वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। ठीक है बात। फिर मैं क्या करता हूं, फर्स्ट और थर्ड डेटा ले लेता हूं। ए की कंसंट्रेशन फिर सेम है, बी की कंसंट्रेशन सेम है और सी को डबल किया तो रेट भी क्या हो गई, डबल हो गई। इसका मतलब जो रेट है वो सी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट एंड फोर्थ डेटा लेता हूं। बी की कंसंट्रेशन सेम, सी सेम, ए की कंसंट्रेशन को 3/2 टाइम्स किया है, ये देखो 0.3 डिवाइड बाई 0.2, 3/2 टाइम्स किया है। तो रेट भी देखो 9/6 टाइम्स हो गई, मतलब 3/2 टाइम्स ही हो गई रेट। इसका मतलब जो रेट है वो रेट ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसका रेट लो लिखूं इसके बेसिस पे तो ये आ जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ सी। बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक, हमसे पूछा है था रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर ए बी एंड सी की कंसंट्रेशन दे रखी है इज फाउंड टू बी। ए बी सी की कंसंट्रेशन दे रखी है, के की वैल्यू हमें कोई भी एक डेटा पुट करके कैलकुलेट करनी होगी। जैसे पहला डेटा मैं पुट कर लेता हूं, इसमें रेट हमें दे रखी है 6.0 इंटू 10⁻⁵ इक्वल टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन 0.2 दे रखी है और सी की कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी है। यहां से मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। ये के की वैल्यू आ गई। अब ये चीज मैं रेट लो में पुट कर दूंगा, सबकी कंसंट्रेशन तो मेरी रेट आ जाएगी R इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻3 इंटू ए की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.15 और सी की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.15। तो सी की कंसंट्रेशन पुट कर देता हूं 0.15। यहां से जब मैं रेट कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगी 6.75 इंटू 10⁻⁻5। हमें आंसर इस फॉर्म में लिखना है तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कुछ इस टाइप से है। कॉन्सेप्ट यूज्ड केमिकल काइनेटिक्स, अनअटेम्प्टेड 10.60%, करेक्ट रिस्पॉन्स 33.42, रॉन्ग रिस्पॉन्स 55.98, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, लगभग 2 to 3 मिनट का इसमें टाइम लगेगा। कैलकुलेशन यूज्ड कैसी है, इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट हमें दे रखा है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एट 298 केल्विन इज 1.6 इंटू 10⁻17। ये ध्यान देने वाली बात है कि Kc की वैल्यू वेरी लार्ज है। अगर Kc की वैल्यू वेरी लार्ज है इसका मतलब रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो रही है। एट इक्विलिब्रियम जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसकी कंसंट्रेशन टेंडिंग टू 0 कर देंगे, है ना। ये हमें रिएक्शन दे रखी है। When equal volume of 0.06 molar Fe2 plus and 0.02 molar S2 minus solution are mixed,
द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ इज फाउंड टू बी दिस वैल्यू ऑफ y इज। देखो बहुत सारे बच्चों का ये गलत हुआ था और उसमें एक रीजन ये है कि यहां पे ध्यान नहीं दिया, हमने दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है इन दोनों का, तो एक्चुअल सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने इसको हाफ नहीं किया और उनका ये सवाल गलत हो गया। और बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, एक हमें अप्रोक्सीमेशन लेना है, वो अप्रोक्सीमेशन भी मैं आपको बताऊंगा। Fe2+ S2- एक्वस FeS, ये सॉलिड है ध्यान रखना। t = 0 पे इसकी कंसंट्रेशन 0.03, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 लेना। अब मैं t = इक्विलिब्रियम पे लिखता हूं 0.03 - x, इसको लिख देता हूं 0.1 - x, वो सॉलिड है उसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों में बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करेंगे, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट Lr, और इसकी इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है उसको मैं लिख दूंगा टेंडिंग टू 0, तो यहां से x टेंडिंग टू आ गया 0.03। तो अगर x की वैल्यू 0.03 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.07। अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, इसके लिए अगर मैं Kc लिखूंगा या K इक्विलिब्रियम लिखूं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 / कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S। ये हमें K इक्विलिब्रियम दे रखा है 1.6 × 10⁻17 इक्वल टू 1 / कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+, और S2- की कंसंट्रेशन है 0.07। यहां से अगर मैं Fe2+ की कंसंट्रेशन निकालूं तो Fe2+ की कंसंट्रेशन आएगी 8.93 × 10⁻⁻, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आंसर हो गया 8.93। एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन था, ये मैंने एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। दूसरा आपको ये कंसंट्रेशन हाफ करने वाला ध्यान रखना था, और आसान सा सवाल है इक्विलिब्रियम पे। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। कॉन्सेप्ट यूज्ड इक्विलिब्रियम, अनअटेम्प्टेड 15.41%, करेक्ट रिस्पॉन्स 27.61%, रॉन्ग रिस्पॉन्स 56.98%, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, टाइम 3 to 4 मिनट, कैलकुलेशन इजी। तो ये बच्चों पेपर 1 का कंप्लीट एनालिसिस है। आई होप आपने इंजॉय किया और आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू।